नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिक मैथ लैब पर। और साथ में आज होली है, तो होली की भी आपको सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा। और अब जो है तो डेट आ चुकी है, आपको पता है टीयर 2 की 28 तारीख को पेपर है हमारा। तो जल्दी जल्दी से टीजीटी का जल्दी जल्दी से हम अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्पीड अप करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना। क्वेश्चंस भी ज़्यादा लगाने हैं, है ना। सिलेबस में भी 17 यूनिट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको थोड़ा सा पेसअप करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना। जिस हिसाब से अभी हम चल रहे थे वैसे नहीं। ठीक है। तो चलिए, अब नंबर थ्योरी हमने इससे पहले जो है तो क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स। ठीक है। अब रियल नंबर्स के बाद आता है नंबर थ्योरी, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। मतलब कि ये समझ लीजिए कि नंबर्स की जान है नंबर थ्योरी। ठीक है। तो हमको अगर नंबर्स के बारे में जानना है, अब डेली लाइफ में जो हम नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4 इंटीजर्स, इनके बारे में हमें बेसिक बेसिक नॉलेज सब कुछ है। लेकिन ये आया कैसे, कैसे एग्जाम हुए, एग्जाम्स थे, है ना। इनके जो सेट्स बने हुए हैं, चाहे इंटीजर का सेट हो, चाहे नेचुरल नंबर का सेट हो, चाहे रियल नंबर का सेट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट हो, ये सेट पहले इतना बनाना आसान नहीं थे। ठीक है। पहले क्या होता था कि जब स्टार्टिंग हुई है इस चीज़ की, तो स्टार्टिंग ऐसे हुई है कि पहले हमने देखा कि सेट में जो काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो कि प्रकृति में मिलती है ना, कि 1 2 3 नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। कोई चीज़ जीरो होगी नहीं, हम अब जरूर कह देते हैं कि जीरो है, लेकिन कोई चीज़ या तो एक होगी, या तो दो होगी, या तो तीन होगी, ऐसे हुआ करता था। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और डेवलप होते गए, हम सब पे डिफिनेशन अप्लाई करते गए। तो इनिशियली जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियंस थे, वो एक्सियम्स यूज़ करते थे। ठीक है। एक्सियम्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो कि एक थ्योरी के फॉर्म में आते हैं। ठीक है। वो प्रूव्ड नहीं होते तो उनको हम थ्योरम कहते हैं। जो प्रूव हो गए वो थ्योरम हो गए। जो प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको हम लेम्मा कहते हैं। और एग्जाम्स क्या होते हैं? जो पूरी तरीके से प्रूव नहीं होते हैं, लेकिन डिसअप्रूव करने वाला भी कोई नहीं रहता, है ना। कोई आके ये भी नहीं कह देता कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत है, तो वो एग्जाम्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे 5 6 एग्जाम्स सबने दिए। ठीक है। पिछली क्लास में आपको मैंने यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि एक यूक्लिडियन सरफेस के ऊपर ही हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री लगा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है ना। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे ही अप्लाई होती है। ये एक यूक्लिडियन सरफेस है। इस पे मैं बनाऊंगा कोई भी ट्रायंगल तो वो फॉलो करेगा। लेकिन सपोज दैट एक मैं बॉल लेता हूँ और बॉल के ऊपर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं बोलूँ कि इसमें पाइथागोरस फॉलो होगी, तो नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि वो इलिप्टिक सरफेस हो जाएगी, दूसरी सरफेस हो जाएगी, हाइपरबोलिक सरफेस हो जाएगी, अलग तरीके की सर्फेसेज होते हैं। यूक्लिडियन सरफेस अलग होती है। तो यूक्लिडियन जब थे तो उन्होंने भी जो एक्सियम्स दिए, 5 पॉस्टुलेट्स दिए थे, तो उस पॉस्टुलेट्स के आधार पे ही सारे नंबर समाज पढ़ते हैं। पियानो थे, पियानो ने एक्सियम्स दिए 5, उसके आधार पे सारे नंबर। तो उनकी जो थ्योरी थी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के अंदर हमको वही पॉस्टुलेट्स, एक्सियम्स, और क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो साथ में डिस्क्रिप्टिव में आपका इसके प्रूफ्स भी आएंगे। ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी एग्जामिनर को, किसी पेपर बनाने वाले को, अगर सबसे अच्छा उसको मैथ्स में डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछना है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में कोई अच्छे क्वेश्चन पूछना है, वो भी इस लेवल पे, है ना, कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट से, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, है ना। थ्योरम के प्रूफ्स पूछो, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं बच्चों के लिए, और वही सबसे ज़्यादा बेसिक भी है। ठीक है। वो आया तो फिर सब कुछ आ गया। और अगर मैं लंबे लेंदी क्वेश्चंस दूं आपको, तो लेंदी क्वेश्चंस में भी आप ये कर सकते हैं कि ये 5 नंबर 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें लेंदी क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ, बट क्वेश्चंस थोड़े से वो हो जाते हैं, है ना। उसमें जो है तो क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो कॉनिक सेक्शन और यहाँ के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो इसलिए हम ध्यान से बढ़िया पढ़ते हुए चलेंगे। चलो, तो शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहले तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। ठीक है। अलग से लेक्चर है पूरा सिलेबस डिस्कशन का, क्या कैसे होता है, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया। अब देखो इसमें क्या क्या आता है। ठीक है। पियानोज एक्सियम्स, ठीक है, बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ये सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। अब बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हो गई। साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे हम, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। वैसे तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली वाली क्लास में ही मैंने आपको सारे प्रूफ भी करा दिए थे यूक्लिड्स एल्गोरिदम के। ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। और साथ में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और बढ़िया से अच्छे से इनका वो भी पढ़ा हमने प्रूफ। ठीक है। एक चीज़ इसमें रह गई है शायद। हाँ, चलो, कॉन्ग्रुएंस एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे हम। साथ में सम ऑफ डिवाइजर फंक्शंस पढ़ेंगे ना, यूलर्स फाई फंक्शन, यूलर्स टोशेंट फंक्शन पढ़ेंगे। और साथ में थ्योरम ऑफ फर्मेट एंड विल्सन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा नंबर थ्योरी कंप्लीट कर देगा। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पियानो के एग्जाम्स। तो पियानो के एग्जाम्स में क्या क्या था, ये जो है नेचुरल नंबर का फाउंडेशन माना जाता है ना, कि नेचुरल नंबर क्या हमारे लिए तो बड़ा आसान हो जाता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि मैथ्स मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट करती है बच्चों, क्योंकि मेरे लिए
जैसे अब बता रहा हूँ ना कि जैसे किसी के लिए चीज़ ये है कि नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई हाँ 1 के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना, या कोई भी नॉर्मल सी चीज़ें लगती। मुझे ये लगता है जिसने बनाया होगा उसके लिए कितनी मतलब कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? अब आज की डेट में हम यूज़ जब हम होते हैं, मतलब हम अच्छी खासी जनरेशन हो चुकी है ना? हम 6th जनरेशन 5th जनरेशन के लोग हैं, 5G 6G के। तो हमारे लिए फ़ोन वोन बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लगती है। एआई भी अब नई जनरेशन जो आ रही है, जेन अल्फ़ा आ रही है, उसके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है एआई वगैरह ना, काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ लगती है। बट सोचो जब ये सब बन रहा था, जिसने पहला फ़ोन बनाया होगा कि मैं यहाँ से कोई चीज़ बोलूँ और वो वाइब्रेशन यहाँ से सिग्नल्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो है, तो कितने हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर पीछे चली जाए, है ना? और वहाँ जाके और कोई दूसरा सुन रहा है उस आवाज़ को, उस वाइब्रेशन को सुन पा रहा है फ़ोन से, ठीक है? तो कितनी बड़ी चीज़ है, बड़ा फ़ैसिनेट करते हैं ये चीज़ें। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स में भी था, ठीक है? कॉन्टोर जो थे, मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने आपने पढ़ा होगा न्यूमरेबल डिन्यूमरेबल सेट्स कहलाते हैं, है ना? कि इनफाइनाइट तो होता है सेट बट काउंटेबल होता है, काउंट हम कर सकते हैं जब उसमें हम नंबर्स को लेबल कर सकते हैं 1 2 3 करके। तो नॉर्मली तो हम लेबल कर ही सकते थे, लेकिन जो पेयर्स हुआ करते थे उनके लिए एक डायगोनल थ्योरम होती है ना? ऐसा बनता है। और शायद आप लोगों ने किसी को याद हो तो कॉन्टोर थ्योरम। तो सोचो कॉन्टोर थ्योरम और साथ में इन्फिनिटी के साइजेस भी उन्होंने दिए, है ना? एलिफ नॉट, कॉन्टिनम। हमको पहले क्या लगता था इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, बट उन्होंने बोला कि नहीं, इन्फिनिटी के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो उनको 12 साल लग गए ये चीज़, ठीक है? और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बोला 1, वो डायरेक्ट 1 नहीं देखते थे ना, बोले कि अगर किसी सेट की कार्डिनैलिटी मतलब ऐसे नंबर जिनकी सेट की कार्डिनैलिटी 1 है, वो नंबर 1 कहलाएगा, ऐसे करके कुछ दिया था, ठीक है? तो उनमें 12 साल लग गए थे उनको। तो सोचो कितना फैसिनेटिंग है कि एक आदमी 12 साल तक लगातार किसी एक चीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है? तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। इसी तरीके से ये जो है पियानोज एक्सियम जो है, या फिर हम शायद आप बोलोगे तो मैं यूक्लिडन के पॉस्टुलेट्स भी बता दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो पॉस्टुलेट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें तो मैं कभी डिस्कस करूँगा, लेकिन आप देखना कि उसी से कैसे बने हैं, ठीक है? वो कितने हेल्पफुल रहे होंगे नंबर्स के सेट बनाने में और नेचुरल नंबर को समझने में, या किसी भी नंबर में। हमको नॉर्मली पता है भाई कि सक्सेसर क्या कैसा नंबर होता है, लेकिन अभी देखो पियानोज़ के एग्जाम्स पढ़ना, आपको लगेगा कि सही बातें सही है, ये सारी बातें तो मुझे पहले से पता थी, ठीक है? और मज़ा आएगा फिर कि ये तो मुझे पता था, लेकिन एज अ थ्योरम पहले किसी ने लिख चुके हैं, ठीक है? और तब ये सेट आया था। देखो क्या क्या है, पियानोज एक्सियम क्या कहता है? Piano's axioms are a set of 5 axioms that formally define the natural numbers n equals to 0, 1, 2, 3 and their arithmetic properties. They provide the logical foundation of all number theory. ठीक है? अब ये जो है लॉजिकल वो रहते हो, और जैसे जो हमने बताया ना इंडक्शन, इंडक्शन के तीनों प्रिंसिपल का बेस जो है वो इसका 5th एग्जाम है, ठीक है? अब यही देख लो कितना जरूरी हो गया कि आपका पियानो एग्जाम्स, इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको कि आपको सबको पता था, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन थी। ये चीज़ें मुझे पता थी, ऐसे अलग से लिख के तो नहीं मैं जानता था, बट मुझे पहले से ही पता थी। लेकिन इनकी इनकी अवधारणा सोचो, इनका कॉन्सेप्ट सोचो कि इस कॉन्सेप्ट से आगे कितनी चीज़ें हो पाई। इंडक्शन आई, इंडक्शन थ्योरी से हम बाकी चीज़ें फॉर्मूले और सारी चीज़ें प्रूव कर पाए, ठीक है? चलो अब 5 एग्जाम्स कौन कौन से हैं, चलो देखो जल्दी से। इसको थोड़ा सा बच्चों में, हाँ ठीक है। अब देखो पहला एग्जाम क्या है, 0 इज अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेचुरल नंबर। पहला एग्जाम ये, ठीक है? ध्यान से देना। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, इट्स सक्सेसर एस एन इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, ठीक है? सबसे सबसे बड़ी चीज जो है हमारे लिए काम की हुई कि ये कि जितने भी नेचुरल नंबर का आप सेट लोगे, उसमें क्या होगा, आपको इसका सक्सेसर जरूर मिलेगा एस एन उसके अंदर, है ना? मतलब कि एस ऑफ 1 लूंगा मैं, 1 का सक्सेसर क्या होता है 2। तो आपको मैंने लिख दिया 416, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज अ सक्सेसर ऑफ 415। तो इस तरीके से देखो ये अप्रोच है, जैसे मैंने कॉन्टोर को बताया था कॉन्टोर थ्योरम में, वैसे ही ये अप्रोच है कि आप क्या देख रहे हो कि हाँ 1 का सक्सेसर 2 है, 1 के बाद क्या आता है सर, सक्सेसर मतलब उसके बाद आने वाला, 1 का सक्सेसर क्या है 2 है, ठीक है? 415 का सक्सेसर क्या होगा 416। लेकिन क्या मैं कोई नंबर नेचुरल नंबर लिख दूं तो उसको आप सक्सेसर के फॉर्म में लिख सकते हो? जी हाँ सर, 1027 लिख दिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसका सक्सेसर है? 1026 का। तो इस तरीके से ये रहा कि भाई आपके जितने भी नेचुरल नंबर है उन सब का सक्सेसर होगा ही होगा, और आपको भी ये बात पता है ना? आप कोई एन ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर एन है जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना, मैंने लिख दिया ऐसे बहुत सारे डिजिट्स लिख दिए, अब वो पूरा नेचुरल नंबर है तो उसका सक्सेसर भी होगा, +1 करोगे तो उसका सक्सेसर आपको मिलेगा। क्लियर है चीज? फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, एस एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एस एन 0 किसी का सक्सेसर नहीं होता, है ना? 0 के पहले क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां हम नेचुरल नंबर जाते नहीं, और 0 को इन्होंने नेचुरल नंबर मांगना है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 का भी सक्सेसर होता है 1, 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, सब के सक्सेसर मिलते हैं, इसलिए जो है तो 0 को भी इन्होंने क्या माना है? नेचुरल नंबर माना है। ठीक है, अब फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन एस एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, मतलब कि 0 जो है किसी का भी वो नहीं। मैंने बोला कि 0, अब इसको मैं एस के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? नहीं, ये -1 होगा, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या बोला उन्होंने नेचुरल नंबर की थ्योरी में? कि 0 जो है किसी का भी सक्सेसर नहीं होता, किसी भी नेचुरल नंबर का। ठीक है, और साथ में अगर एस एम इक्वल्स टू एस एन है तो एम इक्वल्स टू एन होगा। द सक्सेसर फंक्शन इज इंजेक्टिव है ना, इंजेक्टिव है मतलब 1 1 है, 1 1 है मतलब एक के लिए एक ही सक्सेसर मिलेगा। मतलब सपोज दैट मैंने बोला 416, इसका सक्सेसर आप बोले कि 416 को मैं लिख सकता हूँ सक्सेसर ऑफ 415। ठीक है, तो क्या 416 को मैं किसी और का सक्सेसर लिख सकता हूँ? आप ये बताओ। नहीं लिख सकते, यूनिक है, 1 1 का रिलेशन है ना, कि 415 के लिए एक ही आंसर है 416। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि दो नंबर हैं एस ऑफ एम और सक्सेसर ऑफ एम जो है वो सक्सेसर ऑफ एन के इक्वल है, मतलब ये दोनों नंबर आपस में सेम है। जब आपस में सेम है तो एम और एन भी सेम होना पड़ेंगे। ठीक है, इफ अ सेट k contains 0 and for every n in k sn is also in k then k equals to n। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही है। ठीक है, मतलब कि इसमें उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बांट दिया कि अगर आपके पास, ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने कि अगर आपके सेट के अंदर 0 है, ठीक है, 0 किसी सेट के अंदर आ रहा है के। दूसरी चीज क्या कही कि एस एन भी के अंदर आ रहा है, कोई भी आप ले रहे हो उसका सक्सेसर मिल रहा है, कोई भी नंबर आप उठा रहे हो उसका हर बार सक्सेसर मिल रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा के जो है वो नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। तो सही बात भी है कि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब 0 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और सारे नंबर का सक्सेसर हो रहा है, मतलब आप 1024 ले रहे हो तो उसका सक्सेसर भी उसके अंदर है, सेट के अंदर 1025। 1025 ले रहे हो तो उसका अगला सक्सेसर क्या होगा? 1026, वो भी सेट के अंदर है, वो सब के सब सारे एलिमेंट के अंदर है। 1027 लोगे तो और मैंने कहा बहुत बड़ा नंबर लिख दिया मैंने 1000, ये बहुत बड़ा नंबर लिख देता हूँ, चलो 2689538। पहले तो ये बताओ नेचुरल नंबर है कि नहीं है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर है तो इसका सक्सेसर तो होगा कुछ ना कुछ। 1027268953 ये इसका क्या हो गया? सक्सेसर हो गया। अब इसी चीज को मैं पूरी बोर्ड में लिख दूं और बहुत बड़ा सा नंबर लिख दूं तो उसका भी सक्सेसर है मेरे पास। तो बेसिकली मैंने तो क्या किया दिया, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट ही डिफाइन कर दिया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये था इनका फिफ्थ, और इसी से जो है तो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो है पृष्ठभूमि, जिसको कहना चाहिए बेस, तैयार हुआ कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे काम करेगा। क्लियर है चीज? चलो एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इसके पांचों के पांचों एग्जाम्स क्या है। तो ठीक है, पहला एग्जाम तो आपको 0 को क्या मानना है? नेचुरल नंबर के अंदर मानना है, पहला एग्जाम ये हो जाता है। दूसरा एग्जाम क्या हो जाता है कि एस एन जो है वो सब किसके पूरे के अंदर है, मतलब किसी का सक्सेसर एग्जिस्ट करता है तो वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, साथ में, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख दूँ? इट्स सक्सेसर एस एन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। हाँ, एन नेचुरल नंबर है तो एस ऐसा लिख लो इसको, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हर नेचुरल नंबर के लिए उसका सक्सेसर भी नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है। ठीक है, थर्ड चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर, है ना, एस एन किसी का भी 0 नहीं होगा। 0 को मैं इस फॉर्म में कभी नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 0 किसी का सक्सेसर नहीं है नेचुरल नंबर के सेट में। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ तो बहुत ही सही बात है कि अगर एस एम इक्वल्स टू एस एन है तो एम इक्वल्स टू एन होगा। ठीक है, और लास्ट जो है फिफ्थ, जो है फिफ्थ सबसे मेन, फिफ्थ में दो पॉइंट आते हैं। पहला कि 0 जो है आपका एक सेट के अंदर है और हर एन के लिए आपके पास उसका सक्सेसर है, तो ये जो के जो ये सेट बन रहा है ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 एग्जाम्स पियानो के, ठीक है, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना कि 0 इज अ नेचुरल नंबर। दूसरी चीज क्या है सर कि एस एन जो है सब सारे के सारे के लिए सक्सेसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी चीज कि 0 किसी का भी सक्सेसर नहीं होता। कहाँ फंस गया भाई? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 0 जो है किसी का भी सक्सेसर नहीं होता, और अगर दो सक्सेसर एस एम और एस एन इक्वल हैं तो एम और एन भी इक्वल होंगे। क्लियर है? और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वन। ठीक है, कि 0 अगर आपका के अंदर है और एस एन भी के अंदर है तो के जो है पूरा पूरा नेचुरल नंबर का सेट ही बन जाएगा। ठीक है, हम नेचुरल नंबर के सेट की बात ही कर रहे हैं। अब देखो इसकी पियानो एग्जाम्स की जो एग्जिस्टेंस और वो है, मतलब क्या क्या इन्होंने प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, वो देखो। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? एग्जिस्टेंस। क्या? गारंटीज
natural number is non-empty, 0 or 1 is the starting point, without this n could be vacuously defined। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस क्या कर रहा है कि जो n है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये जो है नॉन एम्प्टी है। ये क्या है बच्चों, इज नॉट इक्वल्स टू 5, नॉन एम्प्टी है। एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि इसमें या तो जीरो जो है, पियानो के एग्जाम्स में, पियानो के एग्जाम्स की बात करूं मैं, ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि या तो जीरो, या तो जीरो, या तो वन, इनमें से कोई एक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इनमें से कोई एक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और नॉन एम्प्टी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरा का पूरा सेट एम्प्टी हो। दूसरी चीज आती है क्लोजर। क्लोजर मतलब आप समझते हो, एवरी नंबर हैज अ नेक्स्ट नंबर, दिस इंश्योर एंड इज इनफाइनाइट, नो लास्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर नंबर का सक्सेसर है। सक्सेसर है मतलब उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है। अगर कोई नंबर मैं n लिख दूं जनरल फॉर्म में, है ना, n की वैल्यू आप चाहे जो ले सकते हैं, तो उसके लिए n+1 भी एग्जिस्ट करेगा, और n+1 के लिए n+2 भी एग्जिस्ट करेगा, और n+2 के लिए n+3 भी करेगा, एंड सो ऑन, n+n भी एग्जिस्ट करेगा, इवन n+n+1 यानी कि 2n+1 भी एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे करता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है। n क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर है, ये चीज क्लोजर का ही हो गया। फिर नो साइकिल। नो साइकिल मतलब क्या है, जीरो इज नॉट अ सक्सेसर, सो द सीक्वेंस 0 1 2 नेवर लूप्स बैक, दिस प्रिवेंट्स सर्कुलर डेफिनेशंस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका 0 1 2 के बाद आप कहीं भी साइक्लिक नहीं होते, है ना, घूम के कि भाई ये इसके बाद ये कभी वापस ये नंबर्स नहीं आते इसके अंदर। क्लियर है चीज, तो जब ये नहीं आते हैं तो इसका मतलब कोई भी साइकिल इसके अंदर नहीं होता। ये इसकी एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, है ना, कि इसकी एक खूबी है, खासियत है। ठीक है, अब आती है इंजेक्टिविटी 1 1। मैंने बता दिया आपको कि डिफरेंट नंबर्स हैव डिफरेंट सक्सेसर, इंश्योर यूनिकनेस, एस एम इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू मेक द सक्सेसर 1 to 1, है ना, मतलब हर नंबर के लिए एक ही सक्सेसर है। मैं बोलूँ कि सक्सेसर ऑफ 416 तो वो अलग होगा, और सक्सेसर ऑफ 417 वो भी अलग होगा, सबके लिए सक्सेसर अलग होंगे। ठीक है, कोई ऐसे दो नंबर हम काउंटर एग्जांपल में नहीं दे सकते कि सर इसका भी सक्सेसर वही है और दूसरा नंबर हमने उठाया इसका भी सक्सेसर वही है, इसका भी सक्सेसर, इसका भी सक्सेसर, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये इंजेक्टिविटी हमको प्रमोट करता है। फिर आता है इंडक्शन, द मोस्ट पावरफुल एक्सियम, एनी प्रॉपर्टी ट्रू फॉर जीरो एंड प्रिजर्व्ड बाय द सक्सेसर अप्लाइज टू ऑल नेचुरल नंबर। सही बात है। तो वो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडक्शन जो कि मैंने बताया फिफ्थ एक्सियम था, कि आपका उसका क्या था फिफ्थ एक्सियम, कि जीरो आपका एक सेट के अंदर है और हर नंबर का सक्सेसर आपका उसके सेट के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है। तो ये इंडक्शन की पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि कैसे मैं बताऊं, देखो हम के को बता दें पूरा पूरा नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है, तो हम इंडक्शन में जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम पहले 1 के लिए प्रूफ करेंगे, है ना, लीस्ट नंबर के लिए, फिर के लिए प्रूफ करेंगे, और फिर k+1 के लिए प्रूफ कर देंगे, तो फिर हम कह देंगे कि भाई ये तो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो रहा है। या हम p0 के लिए प्रूफ कर देंगे, ठीक है, फिर हम pk के लिए यूज प्रूफ कर देंगे, ये वाले लाइन, और उसके बाद अगर हमारा पी k+1 आ गया इसी से, क्योंकि सक्सेसर उसका है, तो पी के है तो उसका के का सक्सेसर क्या होगा, k+1। इसके लिए सपोज दैट इसके लिए कोई चीज़ फॉलो हो रही है, इस चीज़ के लिए भी फॉलो हो रही है, और इसके लिए भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो के है ना, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर ये 3 मैंने दिखा दिया प्रूफ करके, तो मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही है ये चीज़। ठीक है, आप कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो आएगा। तो इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन की क्या बन जाती है, पृष्ठभूमि बन जाती है। क्लियर है ये चीज़। तो अभी हमको ये समझना है कि भाई ये 5 एग्जाम्स थे, उनमें से पहला एग्जाम जो है एग्जिस्टेंस बताता है, दूसरा एग्जाम जो है क्लोजर बताता है, तीसरा नो साइकिल बताता है, फोर्थ इंजेक्टिविटी, और फिफ्थ इंडक्शन बताता है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, चलो आगे चलो। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें से देखिए सबसे मेन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको वीक इंडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि P1 के लिए पहले हम प्रूफ करते हैं, किसके लिए, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये सब नोट्स के लिए होता है। ठीक है, बच्चे पीडीएफ का डिमांड करते हैं तो इसके लिए, लेकिन पढ़ाने में मजा बिना उसके होता है कि खाली पेज दे दो, खाली बोर्ड दे दो, उसमें लिखते रहो, वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसमें ग्राफ व्राफ हम डाल दे तो अच्छा है। ठीक है, अब देखो इसको एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। लेट पी एन बी अ प्रॉपर्टी अबाउट नेचुरल नंबर्स इफ P1 इज ट्रू बेस केस एंड ऑल केस पी के इज ट्रू, हमने पी के इंडक्टिव से, देन Pn इज ट्रू फॉर। ठीक है, ये क्या कहता है कि हमने कोई चीज़ फॉलो कराई P1 के लिए, है ना, कोई भी हमारे पास वो दे रखी है, क्या दे रखी है, Pn प्रॉपर्टी दे रखी है नेचुरल नंबर की, है ना, कुछ भी जैसे सम दे रखा है किसी चीज़ों का, किसी सीरीज का सम दे रखा है, हमको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से, और वो सारे के सारे जो सम ऑफ द सीरीज जो हम ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो मैंने देखा कि P1 मैंने फॉलो कराया, P1 फॉलो हो रहा है, सही हो रहा है, दोनों साइड LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं। फिर मैं सीधा जंप कर जाऊंगा कहाँ, PK पे, कहाँ पे, PK पे, और PK के लिए होल्ड हो रहा है, PK जो है फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, है ना, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसकी मदद से
मैं पी के प्लस वन के लिए फॉलो कराऊंगा। किसके लिए? इससे इंप्लाई करके दिखाऊंगा कि भैया ये पी के प्लस वन के लिए भी फॉलो हो रही है। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, इसके लिए भी फॉलो, इसके लिए, और इससे मैं ये ला के दिखा दूं, तो मैं क्या कह देता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन से वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए भी फॉलो होगी, मतलब कि वो फॉर्मूला बन गया। क्लियर है चीज़? तो इस तरीके से हमारा ये वीक, अच्छा वीक इंडक्शन क्यों कहलाता है? ये वीक इंडक्शन क्यों कहलाता है? अगला है सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया वन के लिए, फिर के लिए, और के से हम के प्लस वन में जाते हैं। अब ये वीक है भैया, और अगला क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहले ये डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल आता है आपका स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट इंडक्शन कहते हैं। इसमें इसको स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट इसलिए कहते हैं कि इसमें हम पहले P1 के लिए जाते हैं। ठीक है, P1 होल्ड कर रहा है, उसके बाद हम जाते हैं P2, P3, मतलब हम ये दिखाते हैं कि भैया ये केवल P1 के बाद सीधा PK में नहीं जंप किया, वो 2 के लिए भी कर रहा है, 3 के लिए भी फॉलो कर रहा है। हम ऐसा पर्टिकुलरली बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि 2, 3, 4, 5 सब सारे नंबर्स के लिए फॉलो कर रहा है, और ऐसे फॉलो फॉलो करते करते ये कहाँ तक गया? PK तक गया है। मतलब कि P1 के बाद डायरेक्ट PK नहीं, बीच के भी सारे नंबर्स को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद PK की मदद से हम क्या दिखाएंगे कि दिस इंप्लाइज ये K प्लस वन के लिए भी फॉलो कर रहा है, और अगर K प्लस वन के लिए फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए फॉलो करेगा, मतलब कि वो फॉर्मूला सही है। क्लियर है चीज? तो इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें बीच की चीजें हम जंप नहीं कर रहे हैं, बीच की चीजें हम जंप नहीं कर रहे हैं, P2, P3 ये सारी चीजें भी हम लेके चल रहे हैं। क्लियर है चीज? P2, P3, P4, P5 या बीच में जितने भी नंबर है, क्योंकि के तो हमने बस मान लिया ना रैंडमली, के तो कुछ भी हो सकता है, 1027 दो कुछ भी दे दो आप वैल्यू यार के लिए। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के रख दो, तो उसमें जो नेचुरल नंबर जो पी के है उसके बीच में जितने भी नंबर्स आए हैं उन सब के लिए भी फॉलो हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हो जाता है। क्लियर है चीज? फिर आता है थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल मैंने बता दिया वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहलाता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी नेचुरल नंबर का सेट है, या फिर हम ये बोले नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो उनके एग्जाम से पियानो के एग्जाम से जीरो भी एक नेचुरल नंबर कंसीडर किया था। ठीक है, जीरो बस ऐसा नंबर था जिसका कोई सक्सेसर नहीं था, उसके बाद सारे नंबर्स के उन्होंने सक्सेसर दिखाए। मतलब जीरो जो है, जीरो का सक्सेसर है, जीरो किसी का सक्सेसर नहीं था, उसके बाद हर नंबर किसी ना किसी का सक्सेसर था। वन जो है जीरो का सक्सेसर है, कोई भी नंबर आप बोल दो मेरे को, मैं बता दूंगा भाई ये किसका सक्सेसर है। जीरो बस किसी का सक्सेसर नहीं था। ठीक है, तो जीरो को भी नेचुरल नंबर माना था। तो क्या होता है थर्ड प्रिंसिपल में कि हम नॉन नेगेटिव बोलना प्रेफर करते हैं, है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि हम जीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जीरो को ना हम पॉजिटिव लेते हैं ना नेगेटिव लेते हैं। तो नॉन नेगेटिव मतलब आप नेगेटिव नंबर हटा दो, तो जीरो से स्टार्ट करो, 1, 2, 3। कई जगह इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं, तो पॉजिटिव में जीरो हटा देते हैं, कहाँ स्टार्ट करते हैं? 1 से। जीरो भी हटा दिया, 1 से स्टार्ट किया, और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे तो अपने आप नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। तो ये थ्योरम कहती है, ये प्रिंसिपल कहता है आपको कि कोई भी आप सेट लोगे जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का होगा, कोई भी सेट लो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का है, उसमें हमेशा एक लीस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भैया अगर 1, 2, 3 लिखा है तो मुझे पता है कि इस सेट के अंदर तो ये क्लियर दिख रहा है कि 1 जो है क्या हो गया? सबसे लीस्ट एलिमेंट हो गया। बस ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर, या फिर ऐसा बोलूं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर है ये चीज? और ये सही बात है। और देखो अब ये जो सेट बनते हैं हमारे, ये जो सेट बनते हैं, ये सेट, ठीक है, ये बच्चों वाले सेट, ये जो सेट है इसमें तो लीस्ट एलिमेंट ढूंढना बड़ा आसान रहता है। लेकिन जब बड़े सेट बनाए जाते हैं ना, जो डिफाइन मतलब ब्रांच फंक्शन के फॉर्म में बना दिए जाए, है ना, जो सेट बिल्डर फॉर्म में रहते हैं ना कि रोस्टर फॉर्म में, उनमें लीस्ट एलिमेंट ढूंढना थोड़ा टफ होता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, हमको ये पता चल गया तो ये हमको बहुत हेल्प करता है आगे ले जाके चीज़ों को। ठीक है, every non-empty subset S of natural numbers n has a least element, that is there exist m belongs to such that for all S। ठीक है, मैंने बता दिया। इक्विवेलेंस टू इंडक्शन द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बोथ फॉर्म्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ठीक है, अब ये प्रूफ दिया हुआ है कि किस तरीके से वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन को प्रूफ करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है। अब देखो, ये देखो, हमको पता है कि भाई सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जो होता है प्लस एन, वो कितना होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब ये वाला आप देख लेना, मैं इधर अपना करा रहा हूँ। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या करेंगे? P1 के लिए। ठीक है, तो P1 के लिए क्या आएगी वैल्यू हमारे पास? 1। इधर से क्योंकि एक ही नंबर लेंगे, अब P1 है मतलब केवल एक डिजिट जोड़ना है, तो इधर से तो आ गई 1, इधर से क्या आएगी वैल्यू? रख दो 1, तो 1 P1 पुट करने पे क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। अब दिख रहा है कि 1 और 1 इक्वल है, मतलब 1 के लिए तो होल्ड कर रहा है।
फिर मैं लिखूंगा फॉर n इक्वल्स टू के। ठीक है, अब सीधा के पे जंप कर गया क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में हम के के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा 1 2 3 से यहाँ तक के तक जाएगा, कितना जाएगा 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस के इक्वल्स टू, जहाँ है ना वहाँ भी हम के रख देंगे, तो क्या जाएगा के इंटू के प्लस 1/2। ये हमारा आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें जो है दोनों तरफ एक एक नंबर जोड़ दो। अब हमको इससे जाना है के प्लस 1 के लिए खुद से, ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते के प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 की गिनती में के बाद क्या आएगा, के बाद के प्लस 1 आएगा। तो मैंने दोनों तरफ थोड़ा छोटा लिखता हूँ, शायद सॉल्यूशन ऐसे में आए नहीं। एडिंग के प्लस 1 बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ आप के प्लस जो जोड़ोगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस के प्लस 1, इधर के प्लस 1 ये वाला जोड़ दिया, यहाँ तक तो पता ही था। ठीक है, यहाँ तक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या आएगा के इंटू के प्लस 1/2 प्लस के प्लस 1। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या आया था हमारा, इधर देख लो, 1 + 2 + डैश डैश प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू के इंटू के प्लस 1/2 प्लस के प्लस 1। ठीक है, अब ये चीज़ पीके थी और के प्लस 1 और जुड़ गया, उसमें अगला नंबर और जुड़ गया सक्सेसर वाले उससे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी के प्लस 1, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, के इंटू के प्लस 1/2 प्लस के प्लस 1, अगले स्टेप में मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो दोनों जगह के प्लस 1 है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं के प्लस 1 को कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पे k/2 प्लस 1। ठीक है, कॉमन लेना मतलब छीन लेना, यहाँ से के प्लस 1 छीना तो यहाँ क्या बचा k/2, और यहाँ से के प्लस 1 छीना तो 1 बचा। चलो फर्दर सॉल्व कर दो, के प्लस 1 के प्लस 2/2, ये आ गया सर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ के प्लस 1, ये अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, और के प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसको और छोटे ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, और अपॉन 2। अब देखो अगर मैं के प्लस 1 को टी मान लूँ, ठीक है, मैं ये तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी बाद में नहीं करूँगा, अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इसलिए समझा देता हूँ। लेट टी इक्वल्स टू, तो ये क्या बन जाएगा टी इंटू टी प्लस 1/2। देख लो ध्यान से, टी इंटू टी प्लस 1/2, मतलब ये फॉलो हो रहा है के प्लस 1 के लिए, और हमने ये क्या किया है, प्रूव किया है। मतलब हमने सीधा ऐसा नहीं उठाया कि भाई n इंटू एन प्लस 1/2 था, n की जगह k प्लस 1 रख दो तो ये हो जाएगा k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दो तो k प्लस 1 प्लस 1/2। ऐसे ऐसे नहीं किया हमने, दोनों तरफ k प्लस 1 नंबर यूज किया सक्सेसर की तरह, कि अगला नंबर भी ऐड होगा तो k प्लस 1 एक नंबर और ऐड कर दो, क्योंकि एडिशन का है। ठीक है, ये थ्योरम किसका है, एडिशन का है। तो हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ जो चल रहा था हमारे साथ, क्योंकि हमको पता है इसका सक्सेसर होगा ही होगा, अगला नंबर आएगा ही आएगा। अगला नंबर ऐड किया और देखा क्या उसके लिए फॉलो हो रहा है, तो मुझे दिख गया कि हाँ भैया बिल्कुल सही है, पी के प्लस 1 की वैल्यू के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1/2 ही आएगी। ठीक है, और हमने देखा कि जब ये P1 के लिए सही है, PK के लिए सही है, और PK से मैंने क्या ला दिया, PK प्लस 1 के लिए भी सही है, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, इसका मतलब कि हैंस प्रूव्ड ये जो है तो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। आप कुछ भी रख के देख लो ये वैल्यू आएगी। क्लियर है चीज़, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट कर दो, मैं वापस से दूसरे तरीके से बता दूंगा, दूसरी अप्रोच से। ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा बता दूंगा। चलो, अब सेकंड प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया। ठीक है, शो दैट एवरी इंटीजर, अब ये क्वेश्चन ध्यान से रखना भैया, है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे उठा के पूछ सकता है। शो दैट एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन 2 इज ईदर प्राइम और अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देखो ये जो अलजेब्रा होती है ना, ये वाली जो है तो मजेदार होती है, इसमें पता आपको सब कुछ है, बस आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है, हम जो अपना यूक्लिड्स ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स एल्गोरिदम पढ़ते हैं, ये हमको सबको पता है, बहुत सालों से पता है, लेकिन इसका प्रूफ पूछ दे तो हमको लिखते आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सी बात कही है, लेकिन कैसे, n इक्वल्स टू 2 के लिए देखा तो क्या देखा 2 इज प्राइम। ठीक है, प्राइम है। अब पहला लिया k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो हाँ उसने बोला कि या तो प्राइम हो या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो, तो हमने देखा कि k प्लस 1 अगर प्राइम है, ये नंबर प्राइम है तो डन, इट्स डन। क्यों, 2 के लिए तो देख ही लिया हमने,
तो हम मतलब ऐसा नहीं कि 1 के लिए चेक कर रहे हैं और सीधा फिर के पे आ रहे हैं, नहीं। हमने देखा k+1 के लिए कोई एक नंबर उठाते हैं, ठीक है। अब k+1 के लिए देख रहे हैं, तो अगर वो खुद प्राइम है तो डन। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रूव हो रहा है कि प्राइम है। अगर नहीं है प्राइम तो वो क्या होगा, कंपोजिट है, तो किसी ना किसी नंबर्स का प्रोडक्ट ए और बी का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, कंपोजिट है ना, किसी ने 2 नंबर 3 नंबर किसी का प्रोडक्ट होगा। अगर ए पी जो है तो क्या है, बाई स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस बोथ ए एंड बी आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, ए और बी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं किसके, प्राइम के। इसका मतलब क्या हुआ कि k+1 इक्वल्स टू ए इंटू बी इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो सही बात है कि या तो प्राइम होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। तो देखो ये सब चीजें पता है, ये लिखने का एक तरीका है बस। एवरी इंटीजर एन दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बाय स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि k+1 उठाया, इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। k+1 अगर खुद प्राइम है तो थ्योरम प्रूफ हो गई, अगर नहीं है प्राइम तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। कंपोजिट होगा तो कंपोजिट को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या तो वो प्राइम होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय एफ टी ए, लिख देता हूँ बाय एफ टी ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल भी करा दिया मैंने। अब आता है बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जनरली पढ़ने को नहीं मिलती। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई एक इंटीजर है जो कि 2 के बराबर है, उससे बड़ा है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को मैं हमेशा यूनिकली, कैसा बच्चों, यूनिकली कैसा लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में, ठीक है। ये फॉर्म यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू ए के बी की पावर के प्लस ए के -1 बी की पावर k-1 प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश a0, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। और b को हम क्या कहते थे यहाँ पे, बेस कहते हैं। b क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, जो बाइनरी नंबर या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका बेस हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। मतलब हम 2 को लगातार डिवाइड करते चले जाते हैं। आप कोई भी नंबर उठा सकते हो, 3 का बेस में आपको नंबर लिखना है, आप 3 से डिवाइड करते चले जाओ, जो भी रिमाइंडर बचते जा रहे हैं जिस भी है उन सबको लिखते चले जाओ, तो आपका नया नंबर बन जाता है, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेशन कहला जाता है बेसिस का। इसको करते कैसे, ठीक है, ये तो नोट्स के लिए देखो, ये 255 को बाइनरी में चेंज करना है बेस 2 में, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करना चाहो, रिपीटेडली डिवाइड बाय 2, ठीक है। पहली बार 255 को 2 से डिवाइड किया, 127 टाइम्स चला जाएगा, बचेगा 1 रिमाइंडर। यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करोगे, बचेगा 1, फिर 2 से करोगे 1, फिर 2 से करोगे 1, फिर 2 से करोगे 1, फिर 2 से 1, फिर 2 से 1, फिर 0 से डिवाइड करोगे क्योंकि 1 ही बचा है, तो फिर बचेगा 1। कितने बार डिवाइड करना पड़ा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो आप क्या करो कि इसको जो है ना, रिमाइंडर जो 255 बेस 10 जो लिखा हुआ है, इसको क्या करो 1 1, अब ये बेस 10 पे नंबर था, ये जो नंबर होता है ना 255, ये बेस 10 कहलाता है। इसको हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पता कैसे, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 100 प्लस 50 इंटू सॉरी 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 प्लस 5। अब ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। ध्यान से देखो, ये इसी के काम में आती है, ठीक है। जब 10th क्लास में बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है तो वो बोलता है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो अगर यूनिट डिजिट, अगर एक डिजिट उसमें x है 10th प्लेस की और एक डिजिट y है, तो क्या नंबर सर xy होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर मैंने बोला कि मेरे पास 10th प्लेस की डिजिट 6 है और यूनिट डिजिट 5 है, तो तुम तो बोल दोगे नंबर क्या होगा 65। लेकिन अगर मैं उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई, तो मतलब क्या जाएगा 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, ना कि 65। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको लिखने का तरीका होगा 10x प्लस वाई, तो क्या करूंगा 10 इंटू 6 प्लस 5, 10 इंटू 6 60 प्लस 5 कितना आ गया 65। ये है 10 बेस के नंबर्स। ये जो हम नंबर पढ़ रहे हैं लिखने का तरीका क्या है, 10 बेस है। बेस क्या है इनका, 10 है। बाइनरी जो होता है वो क्या होता है, बेस 2 होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया, और यही तो मैंने पढ़ाया था कि आप कोई भी नंबर n है उसको लिख सकते हो a की पावर a के, ये कोई नंबर है, ठीक है। ये b से हमेशा छोटा रहता है, ऐसा मान लो, ये जैसे बेस 10 है ना, तो 10 से छोटे नंबर होंगे इधर, ये देखो 10 से छोटे, क्योंकि अगर 10 से बराबर हो गया तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं एक 10 और इधर दे देता। क्लियर है ये चीज। तो a की पावर के, b की पावर के, ए के, मतलब ये के एक रिप्रेजेंटेशन है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है ये, है ना। तो A2 मतलब आप ये समझ लो A2 B2 कुछ भी मान सकते हो, है ना, जितने भी जाएगा। फिर एक नंबर कम, एक रिप्रेजेंटेशन है, कोई दूसरा नंबर है, और इसकी B की पावर आप देखो ध्यान से तो घटती जा रही है, और कहाँ तक जाएगी A0, ठीक है। घटते घटते एक ऐसा अकेला नंबर बचेगा जहाँ पे B की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये बेसिस रिप्रेजेंटेशन है। 10 के फॉर्म में मैंने 255 को लिख दिया, ठीक है।
तो ये जो 255 10 के फॉर्म में लिखा था बेस 10 पे, तो अब इसको 2 के बेस पे लिखना है। तो यहाँ बेस 2 एक रिप्रेजेंटेशन है, कितने बार रिमाइंडर आया आपका 1, 8 टाइम्स, तो 8 1 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिया। और देखो चेक भी करा देता हूँ, है ना। 8 बार क्या लिखा है आपका, 1 लिखा है ना रिमाइंडर, तो 2 की पावर आप स्टार्ट कर लो। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ बता देता हूँ, ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। 2 और 6 2 और 7, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर, यहाँ पे देखो ये 2 कितनी बार डिवाइड करने के बाद 7 टाइम्स है ना, यहाँ तो फिर 0 हो गया था। 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। यहाँ तक आप चले जाओ, देख लो 7 कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक जाना है ना। और 8 में 0 भी इंक्लूडेड रहेगा, तो जब 0 इंक्लूडेड रहेगा बच्चों, तो आप क्या करोगे, 7 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 2 की पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 लेते हैं, ठीक है, मतलब रियल नंबर की। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या आ जाएगी अपने आप, 255। तो ये होती है बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कि आप किसी भी नंबर को आप जैसा बेस चाहो उसके बेस पे लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 16 का भी था, लेट मी शो यू गाइस। हाँ ये देखो, अगर बेस 16 कर दो आप, है ना, इसको क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल। बेस 16 कर दो तो आप 16 से फिर डिवाइड करते हो कंटिन्यूसली, ये 16 की पावर 1 है, और फिर ये क्या है, यहाँ पे 16 की पावर 0 है। ये लिख लो, क्या हो गया, 15 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 15 इंटू 16 की पावर 0, ये हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से इस नंबर को लिख सकते हैं, और इसको FF16 लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में F कुछ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ठीक है, तो आपको बेस मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बेस कि भाई का किस बेस पे हम कौन सा नंबर कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, तो बेस समझना जरूरी था कि बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ऐसे होती है, और ये जानना भी जरूरी है कि हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो बेस 10 के होते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। मैं तो बाहर के जब बच्चों को पढ़ाता था तो उसमें मैंने देखा था कि क्लास 7th और 8th में सबसे पहले बाइनरी में लिखना बताते हैं। हमारे यहाँ फिर जब कंप्यूटर में पढ़ाते हैं तब जाके फिर 128 को या किसी भी नंबर को बाइनरी में लिखना, 1010 कैसे लिखना है वो बताते हैं। क्लियर है चीज़, ठीक है, हम जो बेस सिस्टम यूज़ करते हैं वो, ठीक है। अब आती बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, या फिर कहते हैं इसको द फ्लोर फंक्शन, ठीक है। फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हायर मैथमेटिक्स में केवल फ्लोर फंक्शन कर देते हैं ऐसे। जो पिजन होल में होता है अपर ब्रैकेट वाला वो ऐसा रहता है, रूफ फंक्शन कह देते हैं, सीलिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले प्रॉपर्टीज से पहले आप नॉर्मली समझो कि होता क्या है, ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कोई भी नंबर रखते हैं, पहले हम पॉजिटिव साइड का नंबर रख के देखेंगे, फिर नेगेटिव रख के देखेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, मतलब आप कोई भी नंबर इसके अंदर रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। इंटीजर, सॉरी इंटीजर में डिवाइड, इसकी डोमेन में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें √2 मत रख देना आप, वैसे √2 की भी वैल्यू होती है तो रख तो सकते हो, बट डोमेन इक्वल्स टू रियल नंबर ही आप ले लो, ठीक है, क्योंकि √2 की वैल्यू अगर आप 1.414141414 रखते हो तो उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस के भी रख सकता हूँ ना, हाँ, चाहे रेशनल हो चाहे रेशनल, ठीक है, ठीक है, सही है डोमेन। तो देखो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता क्या है कि जब हम इसमें पहले दो केस बनाते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर रख रहे हो 2.3, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्योंकि ये 2 ग्रेटेस्ट है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.3, मतलब 2 अपने आप में पूरा कंप्लीट है, और 3 एक फ्रैक्शन है, एक छोटा सा टुकड़ा है। मैंने बताया था जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 के नीचे होता है, 1 से छोटा होता है, वही तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वही तो प्रॉपर टुकड़ा हुआ। 1 से ऊपर कोई चीज़ है 2.3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 2.3 क्या हुआ, मतलब आपको 2 पूरे पूरे हिस्से हैं और 0.3 एक हिस्सा है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना कि 2 पूरा ये, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, जो पूरा का पूरा हिस्सा है। नाम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम ही क्या इसका, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा इंटीजर, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और बाहर आ जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ 2.5, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी,
2, और इसके अंदर मैं लिख दूं अगर 2.999999, अरे बहुत ही बड़ा नंबर रख दिया जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 के पास है ना, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। जब तक मैं 3 नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं 2 रहूंगा, जैसे ही मैं 3 टच किया वैसे ही मैं क्या हो जाऊंगा, 3 हो जाऊंगा। अगर इसकी वैल्यू अब देखो 3.000000001, इसकी वैल्यू भी 3 है, और साथ में 3.9999999999, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो जब तक मैं अगला नंबर टच नहीं कर दूंगा पूरी तरीके से, तब तक मैं पिछला नंबर रहूंगा। 3.9999 बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है 4 के, लेकिन फिर भी वो 4 नहीं होगा, वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। यही है कमाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का केस। अब आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, पॉजिटिव केस में हम क्या हुए हैं, लेफ्ट गए। कहाँ गए हैं, लेफ्ट गए। कैसे लेफ्ट गए सर, मतलब अगर मैं एक रियल लाइन खींचूँ, रियल लाइन, और इसमें मेरे पास यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। अब तुमने बोला सर 2.67 सपोज दैट, तो हम लेफ्ट में आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढने के लिए हम कहाँ आए, लेफ्ट में आए बच्चों। तो लेफ्ट में आए हैं, तो 2.67 का आंसर क्या मिला है मुझे, कि अगर आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डालोगे तो इसका आंसर 2 मिलेगा। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 और 4 के बीच का कोई नंबर लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे है 3.87। तुमने बोला कि सर अगर आप इसको 3.87 अंदर डालेगा तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, कहाँ आ रहे, लेफ्ट आए, 3.87 तो इधर था, हम कहाँ आए, लेफ्ट वाला। लेफ्ट में जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर था वही इसकी वैल्यू हो गई, समझना। अब आ रही बात निगेटिव की, अब आएगा निगेटिव। तो निगेटिव केस में क्या होगा, अगर मेरे पास है -3.67, तो क्या इसकी वैल्यू -3 होगी, नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, -4। मतलब क्यों, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों किया सर, ये -1, और बड़ा सा बना लो इसको, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब मैंने क्या लिया, -3.67 यहाँ है, ठीक है, सपोज दैट। अब यहाँ पे तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो लेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ ये कर रहे थे राइट हैंड साइड में, यानी कि पॉजिटिव के लिए, तो हम निगेटिव के लिए रूल नहीं चेंज कर देंगे, उसके लिए भी सेम रूल रहेगा। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमेशा आप लेफ्ट साइड का लोगे। तो -3.67 का आंसर क्या होगा, -4, और -3.99999999 का आंसर भी क्या होगा, -4, और -3.00001 का भी आंसर क्या होगा आपका, -4 होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या करोगे, आप लेफ्ट में जाओगे, और पॉजिटिव के लिए भी आप लेफ्ट में जा रहे हो। क्लियर है चीज, चलो अब आओ इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू। इसका ग्राफ कैसा दिखता है, दिखता कैसा है इसका ग्राफ, कैसा दिखता है इसका ग्राफ, चलो देखो। इसमें क्या होता है कि 0 से 0.1, एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे 0.99 इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब जब तक हम ये लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, इधर -1, -2, -3, ऊपर 1, 2, 3, इधर नहीं बनाऊंगा, बाकी आप बनाते रहना। अब देखो, जब तक वैल्यू 0 से जब तक वैल्यू 0 से 1 तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वैल्यू क्या रहती है, 0 ही रहती है। 0 है, 0 है, 0, जैसे ही 1 पे पहुंची तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। फिर 1 के लिए जैसे ही 1 पहुंचे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यहाँ स्टार्ट होगा 1, 1 हुई, 1 रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगी, कब तक, जब तक आप 2 नहीं पहुंचोगे। 1.6 है, 1.7, 1.8, आप कोई भी वैल्यू एक्स की लोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले लो एक्स की, है ना, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, कुछ भी वैल्यू उठाओगे सबका आंसर क्या आएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, 2 पे गए, जैसे ही आप 2 पे गए तो आंसर 1 नहीं रहेगा यहाँ पे, इसीलिए हम लोग गोला लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि होल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं ले रहा है 2 पे ये, तो 2 के लिए कहाँ स्टार्ट होगा, जैसे ही 2 पहुंचे वैल्यू क्या लेगा, 2, और कब तक रहेगा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, कुछ भी लेते रहो, जब तक 3 नहीं पहुंचोगे तब तक ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा स्टेप फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, जब तक आपका
0 से आप -1 के बीच में हो, मतलब कि सपोज दैट -0.67, कितना आपका वैल्यू, -0.67, वो कहाँ है, कहीं यहाँ है। तो जब तक आप यहाँ नहीं पहुँच जाते हो 0 तक, तब तक वो वैल्यू क्या लेगा, -1 ही लेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, सिमिलरली ये ऐसा हो जाएगा, सिमिलरली ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाता है ग्राफ किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, आई होप आपको बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तो समझ में ही आए होंगे। ठीक है, चलो इसको लिखने का क्या होता है, मैक्स ऑफ एन बिलोंग्स टू जेड, एन इज लेस देन एक्स। ठीक है, की प्रॉपर्टीज, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या है प्रॉपर्टीज, क्या कहती है कि x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और x+1 के बीच की होती है। और सही बात है, सही बात है। अगर मैं बोलूँ, ठीक है ये ग्राफ तो बना रहने दो, ग्राफ काम का है। अगर मैं बोलूँ कि, मैंने बोला कि 2.3 मैंने रखा है एक्स की वैल्यू क्या है, 2.3, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ किसका लूँ, 2.3 का, तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। और उसमें +1 कर दूँ, 2.3 +1 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, और +1 कितना आ गई वैल्यू, 3 आ गई। ठीक है, तो ये जो 2.3 है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके +1 के बीच में रहेगा। 2.3 2 और 3 के बीच का नंबर है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 भी वही सेम चीज़ कहती है, x-1 ले लो, मतलब यहाँ पे अगर 2.3 है तो उसका आंसर 2 है। अब 2.3 में 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.3, तो 1.3 और साथ में आपका x जो है 2.3 के बीच का रहेगा 2। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। ठीक है, फिर क्या आता है कि n+x को आप लिख सकते हो n+, क्योंकि n क्या है इसमें, इंटीजर है। सीधी बात अभी मैंने करके दिखाया था कि अगर आपके पास है 2.05, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन बना लेना, ब्रैकेट। आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 + 0.5। अब इसमें जो है 2 को अलग कर लो क्योंकि इंटीजर है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इस पर लगाओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 0.5 की 0 आती है, तो 2 + 0, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन में। ठीक है, फिर ये आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो मॉड वाली फंक्शन होता है वही वाली चीज़। ठीक है, इसको भी कोई भी दो नंबर लेना, एक्स और वाई, 2 और 3 लेना, और 2 और 3 नहीं मत लेना, 2.3 और 3.1 लेना, उसके लिए भी ये प्रूव हो जाएगी। और साथ में कि अगर आपके पास इंटीजर है, जैसे कि यहाँ पे n जो है प्लस होके बाहर आ गया, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि अगर आपके पास 2.3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, आप इसको लिख सकते हो कि 2.3 पे आपने लगा दिया ये, क्योंकि नीचे वाला तो इंटीजर है, तो ये 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2.3 का कितना होता है, 2/2, कितना हो जाएगा आंसर, 1। तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। इसको हम हर्माइट्स आइडेंटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्माइट्स आइडेंटिटी। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को, आ रहा है समझ में। ठीक है, चलो 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 चलो, ये फ्लोर फंक्शन तो बता दिया मैंने। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है, लेजेंड्रेज फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ प्राइम पी डिवाइडिंग एन फैक्टोरियल। ठीक है, इसको एज अ क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन उसके बाद। ठीक है, इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अब देखो डिविजिबिलिटी के टेस्ट देख लो, जो रूल्स होते हैं कि अगर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, आपको पता है। और वैसे डिविजिबिलिटी के बहुत अच्छे अच्छे फॉर वो भी होते हैं, है ना। सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाई 3 है, मतलब अगर मेरे पास लिखा है कि इज 2 3 7 9 इज डिविजिबल बाई 3, तो आप क्या करो कि चेक कर लो कि ये इसका सम क्या हो, 3 क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो चेक करो, 7 और 3 9, 9 + 2 कितना होता है, सॉरी 7 3 10, 10 + 2 12, तो ये अपने आप में डिविजिबल है, और 9 भी डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल, ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल, तो मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप अलग से भी चाहे तो कर सकते हो। डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं उसके लिए, 4 के लिए, 4 के लिए क्या देखते हैं बच्चों, लास्ट 2 डिजिट। इसी तरीके 25 से भी डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाई 9 के लिए भी आप क्या करोगे कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, ये सब टियर 1 में आपने पढ़ा होगा। और अगर इसमें डीप चाहिए आपको तो मैं चला जाऊंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके भी क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। कमेंट कर दो, तुरंत कमेंट कर दो, वीडियो देख रहे हो तुरंत कमेंट कर दो, फिर आगे की वीडियो देखना कि सर हमको इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। सिमिलरली देखो, रूल फॉर 11 क्या होता है कि अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट जो होता है वो डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। मेरे पास कोई नंबर लिखा है 3 6 9 8 5 11 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, तो हम इनको इसका सम करेंगे माइनस, सही कर रहा हूँ ना, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दी, 6 के बाद 8 जाएगा, 8 के बाद 1 जाएगा, तो यहाँ क्या लिया, 3 के बाद 9, 9 के बाद 5,
1 के बाद 2 नहीं जाएगा बस। ये ठीक है। तो नीचे वालों का पहले ये वालों का जो पहला इस डिजिट से यूज़ किया ना, इसका जो सम आएगा माइनस ये करेंगे, और वो नंबर अगर 11 से डिविजिबल आता है या 0 आता है तो फिर वो क्या होता है, 11 से नंबर डिविजिबल होता है। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ तो आती होगी आई होप। यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से ना, इसका बहुत ही बढ़िया प्रूफ किया हमने, अलग से मैंने शॉर्ट बना के भी डाल रखा है इंस्टाग्राम और दोनों जगह पे, यूट्यूब पे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस उसे हम सब पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल खूब क्वेश्चन भी किए हैं इसके। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी हमारी हो चुकी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब आता है कॉन्ग्रुएंसेस। कॉन्ग्रुएंसेस और सीआरटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे ना, कॉन्ग्रुएंस और मॉड्यूलो रिलेशन जो होता है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के बाद यूलर्स 5 फंक्शन आएगा, यानी यूलर टोशेंट फार्मूला आएगा। यूलर्स टोशेंट फार्मूला के बाद फर्मेट एंड विल्सन की थ्योरम आएगी प्राइम नंबर्स के लिए, और फिर इस तरीके से ये एलिमेंट्री थ्योरम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय भी ज़्यादा हो रहा है, 12:30 हो गए। ठीक है, और होली का दिन है तो सभी अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें। इस बात का ध्यान रखें कि एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ गया है, और ये वाला लेक्चर जो है केवल थ्योरी थ्योरी का हो गया, लेकिन अच्छे लेक्चर अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे ढेर सारे क्वेश्चन, है ना। भले लेक्चर 1.5 घंटे की और 2 घंटे का लेक्चर खिंच जाए, लेकिन हम सारे के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और बढ़िया अपनी तैयारी शुरू कर करें। ठीक है, चलो, धन्यवाद, हैप्पी होली।